अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आखिरकार अब सबको पता चल गया है कि सिंध हाउस में कौन कौन मौजूद है। कुछ ही देर पहले तक तो ये खबरें आ रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, आज दिन में भी ये खबरें चलती रहीं कि नहीं जी सिर्फ हमारे लोग वहां पर मौजूद हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये बात कहते रहे कि जी सब झूठ है, कि वहां पर कोई मंडी लगी हुई है, वहां पर कोई बोरियां हैं नोटों की। ऐसा कुछ नहीं है, कोई MNA नहीं है तहरीक इंसाफ का, सिर्फ हमारे लोग हैं वहां पर। और वहां पर हुकूमत धावा बोलने की कोशिश कर रही है, अटैक करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर कुछ मीडिया के लोगों को ले जाया गया और दिखाया गया कि वहां पर राजा रियाज समेत तहरीक इंसाफ के कई लोग मौजूद हैं। यहां तक कोट किया जा रहा है कि जी 20 से भी ज्यादा लोग हैं जो हमने देखे हैं, बाकी इधर उधर हैं। ये खबरें तक आएंगे जी 3 खवातीन को कहीं सक्खर ले जाने की कोशिश हो रही है, कुछ सामने आ रहे हैं, कुछ सामने नहीं आना चाह रहे। अब हुकूमत की तरफ से पहले कहा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, फवाद चौधरी ने कहा कि जनाब ये गधे घोड़े खच्चर इनकी बोलियां लग रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। राजा रियाज इस पर नाराज नजर आया कि जी देखें किस तरह की लैंग्वेज यूज हो रही है। वो कह रहे हैं हम अपने जमीर की आवाज के मुताबिक वोट देंगे और इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। यही बात नूर आलम खान साहब ने कही है, वो ये बातें कर रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट लॉजेस में अटैक हो सकता था, इनके खानदान को खतरा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि इनकी जानों को खतरा था, हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को कौन प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उनकी तरफ भी खत जरदारी साहब ने लिख दिया है कि आर्टिकल 63 के मुताबिक कार्रवाई होगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई शख्स पार्लियामेंट में उस दिन गया ना। यानी ये नहीं कि इमरान खान के खिलाफ अगर नहीं वोट डालता, अगर कोई गया भी ना और पीपल्स पार्टी के जो रूल यानी पीपल्स पार्टी चाह रही है एज अ पार्टी, उसकी खिलाफ वर्जी होगी तो फिर आर्टिकल 63 यानी आपने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की और आप फिर नाअहल हो सकते हैं। तो उनके खिलाफ नाअहली के लिए वो खत लिख रहे हैं। लेकिन जो लोग उस तरफ जा रहे मुनहरिफ हो रहे हैं, अपने मुनहरिफ अराकीन के लिए खत, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन को प्रोटेक्शन। तो ये बड़ी दिलचस्प अब कहानी बनती चली जा रही है। क्या इमरान खान साहब की अब गेम ओवर हो गई है? उनके खिलाफ क्या ये मैच फिक्स था? अब इमरान खान की वापसी का कोई चांस नहीं रहा, क्योंकि लोग तो अब खुलकर सामने आ गए हैं, तहरीक इंसाफ के लोग। और बात सच साबित हुई। जरदारी साहब जो कहते रहे, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते रहे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो बात करते रहे कि जनाब हमारे पास जितनी 172 से ज्यादा तादाद मौजूद है, तो अब अगर ये अगर 24 का कहा जाता है तो 180 से कहीं ज्यादा तादाद चली जाएगी अपोजिशन के पास इस तरह से। तो अब तो इमरान खान के पास कोई रास्ता नहीं रहा। तो क्या इमरान खान इस्तीफा देंगे, या फिर जो बात शेख रशीद कह रहे हैं कि जी गवर्नर राज लगा दिया जाए? तो ये तो एक खुद कुछ धमाके की तरह हो सकता है सियासत में, कि अगर सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाता है और अब भी अगर कोई ऑपरेशन किया जाता है सिंध हाउस में, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में और उनके अंडर आता है सिंध हाउस, और वहां से जो पुलिस के महकमे के लोग हैं वो भी बुलाए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो सकती है। क्या होगा? बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, मैं प्रोग्राम से पहले कह रहा था कि आपकी और गुलाम मुर्तज़ा की खबरें सही साबित हो रही थी। मेरा नहीं ख्याल था कि इतने लोग सामने आ जाएंगे या इतनी तेजी से ये सारा कुछ होगा कि इतनी बड़ी तादाद में चले गए। और इमरान खान साहब, आप देखिए ना, 172 से ज्यादा, कुछ 8-10 लोगों ज्यादा थे, तो वो तो 20-24 वहां पर देखे जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के। अभी इत्तेहादी छोड़ दें आप, अभी पता नहीं वो क्या करते हैं। तो उसके बाद तो इमरान खान साहब के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। देखें उसामा साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बहुत शुरू हुई है, खत्म हुई है? नहीं सर, खत्म नहीं हुई है। देखें अभी 23 तारीख को OIC की मीटिंग है। खान साहब के पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। और उसके बाद 24-25 को 25 के बाद जाके चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होंगी। अच्छा। और हुकूमत बहाल हुकूमत होती है, हुकूमत के पास बहुत अख्तियारात हैं, बहुत ताकत है। और ख़ाली सिंध हाउस में बैठ जाना काफ़ी नहीं है, सिंध हाउस से जाके पार्लियामेंट हाउस तक भी पहुँचना है। और वो पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचना जो है वो इतना आसान नहीं है, आग का दरिया है दरमियान में उसामा साहब। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इम्तहानात हैं। और ये किसी भी जो कहते हैं ना कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक इतनी आसान नहीं होती। ये ड्रामा हम बड़ी पहले भी देख चुके हैं। ये सेनेट में भी ड्रामा होता रहा है कि ना 70 उधर और 30 इधर, और जब वोट निकलते थे वो 40-50 इधर के निकल आते थे और 45 उधर के निकल आते थे। तो ये अभी बहुत सारी चीजें हैं उसामा, अगर पैसा लगा, बहुत सारे 40 से 70 करोड़ रुपए। मुझे एक बात बताएं, आज अगर हुकूमत सिंध में गवर्नर आज लगा देती है, 25 को लगा देती है, 24 को लगा देती है, तो फिर इनको कहाँ लेके जाएंगे? सर एहतजाज होगा, पीपल्स पार्टी सड़कों पर होगी, एक बहरान की बात तो फिर सड़कों पे आ गई ना। सड़कों पे अब पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है, अपोजिशन कितने जोगी है, कितने जोगी नहीं है।
बहुत सारे प्लेयर्स और भी हैं उसामा साहब जो फ़िलहाल चुप बैठे हुए हैं। अब वो पता नहीं है कि वो फ़िलहाल तो OIC की मीटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। स्टेट जो है वो OIC की मीटिंग का इंतज़ार कर रही है। स्टेट जो है वो जो अभी न्यूट्रल लग रही है, 25 के बाद देखेंगे कि वो किधर खड़ी है, तो फिर फैसला होगा कि क्या गवर्नमेंट जाएगी या नहीं जाएगी। अभी मुझे बड़ा टाइम लग रहा है, मुझे नहीं ये लग रहा कि ये अभी तो 10 दिन पड़े हुए हैं, आज 18 है, 28 को जाके फैसला होना है। अभी 10 दिन पड़े हुए हैं। उसमें मैंने आपसे कहा कि आग का दरिया है। प्राइमरीली 24 बंदे उनके टूट चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम उनको वोट नहीं देंगे। वो सिंध हाउस में बैठे हुए हैं। राजा रियाज है, फैसलाबाद डिवीज़न है, नवाब शेर वसीर है, आसिम नज़ीर है, कासिम नून है, बुखारी साहब हैं। उसके बाद सारे आपके सामने आ गए हैं। अब तो वो 24-25 ये तो सब हम सबको पता था, इन सब के नाम याद थे। मुझे तो ये भी पता था कि नवाज शरीफ से उनकी जो है वो लिस्टें जाके शेयर होती रही हैं, किन किन को नवाज शरीफ ने टिकटें ओके की, किन किन को टिकटें ओके नहीं की गई, कौन से ऐसे लोग थे जिनको फाइनल किया गया, नून लीग एडजस्ट नहीं कर पा रही। अच्छा, ये बात अब मैं देख रहा हूँ गुलाम मुर्तज़ा साहब के बयानात आ रहे हैं। वजिया कमर साहिबा का बयान आया कि जी अब तो हमारे लिए हलकों में जाना मुश्किल हो गया था, बहुत अच्छा माहौल है सिंध हाउस में, और लोगों से जाकर पूछें क्या है, हम तो ज़मीर के मुताबिक सारा कुछ कर रहे हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो अगर वाकई इनका ज़मीर जाग गया है, ये 20-24 लोगों का इकट्ठे और 3 ख़वातीन अरकान भी हैं, और तो आप इस पर क्या कहेंगे? कोई इन पर कोई कदगन तो नहीं लगा सकते कि ये अचानक, या आप समझते हैं कि अखलाकी तौर पर इनको इस्तीफ़ा पहले देना चाहिए था? ये टाइमिंग इकट्ठे कैसे हो गई? क्या अब पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना साहब इसको जस्टिफाई कर सकेंगे कि देखें ये लोग ज़मीर के मुताबिक आए हैं, ठीक है कि ये अचानक आए, इनको हमने समझाया कि देखें आप लोग तंग हैं, आ जाएं इस तरफ, आप अमर हो जाएंगे, हमेशा आपको याद रखा जाएगा कि आपने एक जो करप्ट गवर्नमेंट थी, एक नाअहल हुकूमत थी, उसको छोड़ा। लेकिन ये सारे बड़े तरीके से यानी एक वक्त में ही सामने आए। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अखलाकियात और सियासत जो है वो दोनों एक सिरे हैं किसी भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अलावा दुनिया भर में भी हम देखते हैं। ये ऐसे सिरे हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। कहीं अखलाकियात का दामन जो है वो बहुत सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो हाथ से नहीं छोड़ते, और बहुत सारे पॉलिटिशियन अखलाकियात को कुछ अहमियत नहीं देते। यहाँ पाकिस्तान में तो अखलाकियात का तकरीबन जनाजा निकल चुका है। अगर आप ये बात देखें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा मुख्तलिफ मौक़ों पे कि मेरे ख़िलाफ़ अगर 2 बंदे भी निकल के खड़े हो जाएं और वो कह दें कि आप की हुकूमत ठीक नहीं थी, आपने डिलीवर नहीं किया, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। अब उनकी पार्टी के 21 लोग ये बात बरमला स्टेट मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया पे ये बात कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि वो उनके साथ नहीं है। अखलाकी तौर पे तो चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि ठीक है, मेरे अपने अरकान असम्बली मुझसे दूर हो गए हैं, तो मैं यहाँ से, और फिर उन्होंने कहा था कि मैं पावर पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, मैं ये पॉलिटिक्स नहीं करूँगा जो दूसरी पार्टियाँ करती हैं, मैं राब्ते नहीं करूँगा, मैं किसी की मिन्नत नहीं करूँगा, वोटों के लिए पीछे नहीं जाऊँगा। सब वो काम जो उन्होंने कहे थे, उनके अपने बयानात ही काफ़ी हैं उनके लिए। इसके साथ जो तरीक़ाकार अपोजिशन ने अपनाया और जो तरीक़ाकार गवर्नमेंट ने अपनाया, आप ये देखें कि अपोजिशन अगर कहती थी कि हमारे साथ बहुत सारे लोग राब्ते में हैं, तो हुकूमत भी कहती थी कि आपकी नून लीग के हमारे साथ 19 लोग हैं, हमारे साथ पीपल्स पार्टी के 7 लोग हैं, हमारे साथ फलाह पार्टी के 2 लोग हैं। तो वो अगर ये अखलाकियात है कि इन्होंने बंदे उनके तोड़े हैं, तो जो उन्होंने तोड़े थे वो किधर है, या वो झूठ बोल रहे थे? गुलाम साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तो कहीं पे भी नजर नहीं आती, ना इधर ना उधर। कोई 20 करोड़ में बिक सकता है, कोई 30, 40, 50, 70 करोड़ तक यहाँ पर कहा गया है। उसमें हो सकता है हुकूमत उनको वैसे हम लेकिन हम इस तरह की बात माजी में भी तो हुआ है। हम इस तरह की माजी में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। हम इस वक्त ये बात नहीं कह सकते कि ये कोई खरीदो फरोख्त है। आप देखें ज्यादातर लोग ये हैं वो बात कर रहे हैं हमें नून लीग का टिकट मिलेगा, लेकिन मतलब माजी में जब भी हुआ है उसके बाद पता लगा कि पैसे लगे थे। पंजाब में IGI में आप देख लें, छांगा मांगा में आप देख लें, मरी हाउस देख लें, हर दफा आप मरी हाउस की जगह आप सिंध हाउस है। तो जब आज हो सकता है ना पता चले, लेकिन कल को यही लोग जब आज जो नेशनल गवर्नमेंट में जा सकते हैं, या शहबाज शरीफ या जरदारी साहब, जिसको भी उसके बाद जाकर मेरा आपसे एक सवाल है कि सेनेट के अंदर जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा था वो कितने पैसों में बेचा था?
पता लगाना चाहिए सर। ये इसका भी पता चलाना चाहिए कि सेनेट के अंदर जब नून लीग डिनर देती है, डिनर में 65 लोग हैं, नून लीग के साथ आते हैं 65 लोग, जब वोट निकलते हैं तो 45 निकलते हैं, 55 उधर चले जाते हैं। तो वो लोग जो घर से उनके साथ आए, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ गपशप की, जब वोट डालने गए तो उस वक्त पीटीआई अच्छी लगी और पीटीआई को वोट डाला है, तो वो कितने के बिके थे? सर आइन में ये दर्ज है कि फिर उसके बाद जो पार्टी का हेड है, ये पार्टी का सरबराह है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जाएगा, तो उन पार्टीज को जाना चाहिए उनके खिलाफ। अब अगर तहरीक इंसाफ नहीं जाती, सेनेट में खुफिया रायशुमारी है, आइन में ओपन रायशुमारी प्राइम मिनिस्टर और वजीर आला के खिलाफ है, इवन स्पीकर के खिलाफ भी खुफिया रायशुमारी है, तो वो चीज डिफरेंट है। ये उस वक्त जो था चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था, एक तरफ यूसुफ गिलानी थे, दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट जो सजरानी थे, और उन दोनों के दरमियान जब मुकाबला हुआ तो अपोजिशन के कैंप के पास 15 वोट ज्यादा थे, लेकिन जब वोट निकले वो 5 वोट कम निकल आए। तो वो भी तो जमीर के कैदी थे ना, उन्होंने भी तो अपना जमीर बेचा होगा, तो वो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि कितने में खरीदा वो जमीर। मतलब ये नहीं होता कि हड़वा हड़वा मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, अब आपको क्या लग रहा है, अब जिस तरह दोबारा हुकूमत जो है वो लगता है कि अभी जिस तरह आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लगता नहीं इमरान खान साहब इस्तीफा देंगे। असद उमर और फवाद चौधरी और इसी तरह से हमने देखा हमाद अजहर, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है, हुकूमत के पास अब भी कुछ ऑप्शंस हैं या ख़त्म हो गई कहानी? देखिए, कल रात जब ये सारा वाक़या वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में हमारी सिविल सिक्योरिटी एजेंसी ने लाया और उनको फुटेज दिखाई, आपको मैं बताऊं कि ड्रोन से फुटेज बन रही थी, तो बहुत गलीज़ किस्म के इशारे मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली जो उस वक्त सिंध हाउस में मौजूद थे, उन्होंने ड्रोन को देख के किए, जो कि फुटेज भिजवाई गई एजेंसी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को दिखाया गया कि ये लोग मौजूद हैं और ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। अच्छा हमें ज्वाइन किया मरीम औरंगज़ेब साहबा ने, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगज़ेब साहबा, आप क्या कहेंगी ये जो तहरीक इंसाफ के लोग सिंध हाउस में हैं, अब वो कह रहे हैं जी हम ज़िक हैं, ये सब पहले से आपको पता था ये लोग हैं और नाम नहीं पहले डिस्क्लोज हुए थे, अब ये सामने आ गए हैं? जी मरीम साहब आपको आवाज आ रही है? जी मरीम औरंगज़ेब साहब आपको आवाज आ रही है? मरीम साहब आप मुझे सुन सकती हैं? मेरा ख्याल है शायद उनको आवाज नहीं जा रही। जी अच्छा, जी गुलाम रज़ा साहब आप बात मुकम्मल कीजिएगा। अच्छा, जी ये जब ये इस तरह से हुआ तो उनको बड़ा तहम्मुल बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए था वज़ीर-ए-आज़म को, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने फौरी तौर पे इसको ओपन कर दिया और उनको मुख्तलिफ अलकाबात से नवाज दिया। किसी को कह दिया कि इसकी 20 करोड़ बोली लग गई है। मरीम औरंगज़ेब साहबा से हमारा रब्ता हुआ है। मरीम साहबा आप क्या कहेंगी, ये जो अब सारी फुटेज सामने आ गई है, लोग सामने आ गए हैं, आप लोगों को पहले से पता था, नूनी को पता था ये सब लोगों के नाम वगैरह के ये आ रहे हैं तहरीक इंसाफ को छोड़कर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो अभी कुछ लोग हैं जो सामने आए, ये तकरीबन मजीद 22 लोग हैं जो अब कल और परसों सामने आएंगे। बात यह है कि इमरान खान साहब इन लोगों के सामने आए और आप देख सकते हैं कि वो लोग जो बातें कर रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से वहाँ है। तो ये जो प्रोपोगेंडा किया जा रहा था कि बोरियां खोल दी गई हैं, ये कर दिया गया है, वही जो इनके पास तो प्रोपोगेंडा के अलावा कुछ है नहीं। 8 साल अवाम कान पक गए हैं। अगर इन मेंबरान का ताश की तरह, इनकी ताश के पत्तों की तरह इनकी पार्टी बिखर रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर बातें करते थे, अगर 3.5 साल अपने मेंबरान को इज्जत देते, उनको अपने हलकों में काम करने का मौका देते, खुद पाकिस्तान की आवाम को 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर देते, तो आज ये दिन ना आता। अपनी नलायकी, नाअहली, कोई करप्शन पे नजर ना डालो, मेंबरान जिस मुश्किल हालत से उस पे नजर ना डालो, तो ये मेंबरान का आईनी हक है कि हमारा आईनी हक है। मरीम साहब, राजा रियाज साहब ने कहा है सबको नून लीग एडजस्ट नहीं कर सकती, आप किसको एडजस्ट कर रहे हैं? इनका ये आईनी हक है कि अपने वोट बिल्कुल हक है अपना राजा रियाज साहब ने कहा है कि नून लीग सबको एडजस्ट नहीं कर सकती और लोग भी हैं, तो आप कितनों को एडजस्ट कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो नून लीग में आएंगे? राजा रियाज साहब, अब देखिए जराए की बातें और ये नहीं, राजा रियाज साहब ने कहा है, मैं जराए से नहीं कह रहा।
ये उन्होंने सबके सामने कहा है। साहब ने जो बातें अपने इंटरव्यू में कही हैं वो उन्होंने कही हैं, उसके ऊपर मैं तबसरा नहीं कर सकता। अच्छा मरियम साहबा, ये बात की जा रही है, शेख रशीद ने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए, इस पे आप क्या कहती हैं? देखिए, इनके पास सवाए धमकी देने के, सवाए अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी हरकतें करने के, गालियां देने के, इनके पास इनके खौफ और धमकाने के बावजूद ये 11 लोग सामने आ जाए हैं। अभी और आएंगे, ये जितना धमकाएंगे, जितना मेंबरान को गाएंगे, तो गुस्से में और ज्यादा सामने आएंगे और इनको बताएंगे इनके 3.5 साल के इनके अपने लोग, अभी इत्तेहादी शामिल नहीं है, ये इनके अपने लोग हैं जिनको बताएंगे कि इनको क्या करना है। मुनीर साहबा, मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि हमारा टिकट चला है। जब यूसुफ ज़गलानी सेनेटर मुंतखब हुए थे तो कुछ लोगों से कोई टिकट की यकीन दहानी नून लीग ने करवाई है अभी तक या नहीं? जी, मेरा ख्याल है उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। जी गुलाम रज़ा साहब, आप तो कुछ सवाल भी करना चाह रहे थे, वो सवाल अब आप कमेंट के जरिए कर दीजिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? बस मेरा सवाल उनसे मैंने यही पूछना था जो आपने पूछ लिया कि क्या टिकट्स का कहा गया है उन्हें या कोई और बात है दरमियान में, या वाक़तन वो इसी तरह से इतने नाराज़ हैं कि वो अब उनका ज़मीर जो है वो अब उस तरफ नहीं जा रहा और उन्होंने बगावत कर दी अपनी पार्टी के ख़िलाफ़। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का ये अलमिया है। यहाँ इसी तरह के काम जब कोई जमात किसी जमात के साथ अपने साथ होते हैं तो वो उसको हॉर्स ट्रेडिंग, उसको कभी वो घोड़े गधे खच्चर और कभी उसको चमक, मुख्तलिफ नाम हम सुनते आए हैं, लेकिन जब वो ख़ुद कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो ये कहते हैं कि जी ये हम अपने साथ मिला रहे हैं लोगों को, उनको हमारे साथ मोहब्बत है इसलिए आ रहे हैं। सही। अगर छोटा सा मैं आप ये देखें कि जितने लोग नून लीग से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज छोड़कर PTI में गए थे वो पवित्र हो गए और बाकी सारी की सारी नून लीग जो थी वो एहतसाब का शिकार रही। सही। और जो लोग पीपल्स पार्टी से छोड़ के गए थे उनको नहीं पूछा गया, बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को एहतसाब का निशाना बनाया गया। तो अब भी अगर उनके अपने लोग, जहांगीर तरीन तो आज तक गुस्सा यही है, अलीम खान का गुस्सा ये है कि हमें खामखा जनाब निशाना बना दिया गया, वो इमरान खान ने कुछ जाती गरज था या जो भी था, मैं वज़ीर आला ना बन जाऊं, इस तरह से वहां पर ये मसला आ जाता है। लेकिन एक और बात है बाबर डोगर साहब के, नेशनल गवर्नमेंट की बात शहबाज शरीफ साहब ने की इंटरव्यू में। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान के जाने के बाद कोई वो नेशनल गवर्नमेंट बना सकेंगे और 5 साल वो कहते हैं उसके बाद फिर इलेक्शन हो जाए। ये पॉसिबिलिटी है या आप देखते हैं कि 1.5 साल ही चलेगा मामला, या तीसरी ये है कि उससे पहले ही नून लीग कन्विंस कर लेगी जरदारी साहब को कि जी नहीं 3-6 महीने में इलेक्शंस करवाएं? देखिए उसामा साहब, शहबाज शरीफ की ख्वाहिश तो 5 साल की हो सकती है कि नशे गवर्नमेंट बनाई जाए और नशे गवर्नमेंट के जरिए से चीज़ों को आगे लेके जाया जाए। ये तो PMLN बड़ी देर से बात कर रही है। ये जो शहबाज शरीफ साहब थे इन्होंने पहले भी यही बात, अब नशे गवर्नमेंट बनाई जाए, उससे पहले हमजा शहबाज भी ये बात कर रहे थे। इवन शहबाज शरीफ ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये कहे कि अब किसी पोलिटिकल पार्टी के अकेले के बस में ये नहीं है कि जो भी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको हल कर सके। इसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। माइनस PTI नहीं, पहले भी उन्होंने ये कहा था कि सारे स्टेक होल्डर को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, मल्टी पोलिटिकल पार्टीज हैं, कि जब तक ये सारे एक पेज पे नहीं आएंगे मुल्क इस क्राइसिस से नहीं निकलता। ये समझने वाली बात है। बिल्कुल मुझे भी ये लगता है कि जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती उस वक्त तक इस क्राइसिस से नहीं निकला जा सकता, जब तक सारे जो स्टेक होल्डर है वो एक पेज पे नहीं आ जाते। तो सब अब मसला ये है कि आइन और कानून के मुताबिक तो इलेक्शन होनी है और इलेक्शन जो है उसके बाद जो भी पार्टी जीतेगी वो आइन का एक प्रोसीजर है, कानूनी प्रोसीजर है। आपके पास इसके अलावा कोई तरीकाकार नहीं है कि आप किसी को 5 साल दे दें। तो वो अब उसमें क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं, क्या नून लीग जो है वो सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलेगी? मेरा मुराद ये है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें पे पार्टी भी है। क्या उनके साथ कोई अलाइंस करेंगे? क्या MKM के साथ कोई अलाइंस करेंगे? कि कालिफ के साथ अलाइंस करेंगे कि ये सारे उनको इकट्ठे लेके चलें और उनके साथ सीट एडजस्टमेंट्स करें ताकि सारी पार्टियाँ जीत जाएँ और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट बने वो मिलके सिंध में पे पार्टी आ जाए, पंजाब में काफ लीग आ जाए? क्या कोई इस तरह का फार्मूला तैयार करेंगे? किस तरीके से
किस तरीके से सारी पार्टीज को साथ लेके आगे चलेंगे। अगर इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है और इलेक्शन का एक माहौल होता है, जब माहौल बनेगा तो ये फिर सारे एक दूसरे के खिलाफ होंगे। अगर पंजाब में नून लीग जो है वो सिप मार जाती है, मैं एक मफरूजे पे बात करता हूँ, नून लीग जो है वो 150 सीटें ले जाती है यहाँ से, तो क्या ये दूसरी पार्टियों को अपने अलायंस में शामिल करेगी? इन नून लीग की हिस्ट्री नहीं है अलायंसेस की, नून लीग कभी अलायंसेस के साथ चली नहीं है। मैंने पंजाब में देखा, मरकज में देखा कि जब भी पेपर पार्टी का था इनका अलायंस हुआ वो चल नहीं सका। पेपर पार्टी का अपना मिजाज है, नून लीग का अपना मिजाज है। अच्छा, तो बात यह है कि तकरीर की हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप कह रहे थे कि अभी तो नहीं, बाबर साहब ने भी कहा, लेकिन आपने कहा कि अखलाकी तौर पर तो शायद इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते और क्या ऑप्शन है? आप क्यों समझ रहे हैं कि गेम इज नॉट ओवर? अच्छा, गुलाम मुर्तज़ा साहब को हम दोबारा कोशिश करेंगे ट्राई करने की, अभी उनसे रब्ता मुनक़ता हुआ है, चूंकि ब्रेक का भी टाइम होने वाला है। बाबर साहब, इस पर शॉर्ट कमेंट कि आपको क्या लग रहा है कि अब उसके बाद फिर कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर है? यानी अगर ये इमरान खान साहब को ये अभी, चूंकि आपने जिस तरह कहा कि अभी तो मौका है, तरीके के मुताबिक भी उस पर वोटिंग होनी है, तो इमरान खान साहब को निकाल दिया जाता है तो उसके बाद फिर किस तरह से होंगे मामलात? अगर नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनती तो फिर क्या होगा? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि अब सिंध हाउस इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है, सब लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं। खुर्रमशेर ज़मान साहब ने भी खत लिख दिया सेक्रेटरी सिंध असम्बली को कि वो इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, 25 से 28 मार्च तक रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। तो आपको क्या लग रहा है गुलाम मुर्तज़ा साहब कि ये वहाँ जाकर, एक तो इजाज़त तो ज़ाहिर है मिलना ही मुश्किल है कि ये ना हो कि वहाँ पर कोई तसादुम की कैफियत आ जाए, ये किस लिए वहाँ पर जाना चाह रहे हैं खुर्रमशेर ज़मान साहब कि मैं भी साहब चला जाऊँ? वो उनका हक है, कोई भी सिंध का सपूत वो सिंध हाउस में जाके ठहर सकता है, बल्कि वो ये तमाम के तमाम हाउसेस, बलूचिस्तान हाउस और उसके साथ पंजाब हाउस, सिंध हाउस, KP हाउस सब खुले हैं। जिसका दिल जिस वक्त जहाँ चाहे, जहाँ कमरा अवेलेबल हो, ये आके रहते हैं और रहते हैं। लेकिन ये होता हमेशा, अब इन्होंने ये रवायात कायम कर ली कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो दीगर सियासी जमातों के लोग सिंध हाउस में नहीं जाते। हालांकि वो कोई एक पार्टी की मलकियत थोड़ी है, वो तो सिंध के अवाम की मलकियत है और उसमें पैसे देने पड़ते हैं आपको रिहाइश के। तो वो, लेकिन अब इस वक्त की सूरत हाल में क्या ये समझते हैं कि वो उधर ही 12 लोग अगर हैं तो बाकी कहीं और नहीं है? मैं एक फार्म हाउस को जानता हूँ, इस्लामाबाद में है, 7 से 8 लोग वहाँ पे हैं। तो वो बाकी वो जिस तरह अभी मरियम औरंगजेब साहबा कह रही थी कि 20-22 लोग एक आध दिन में और सामने आएंगे। जान का खतरा तो मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को रखा हुआ है। हाल में जब हम छांगा मांगा का सुनते रहे, ये किस लिए ले जाए जाते हैं कि वाकई जान का खतरा होता है, इन पर कोई अटैक कर दिया जाएगा, कुछ खुदा का ऐसा होता है, या जो अब अपोजिशन की तरफ चले जाते हैं कि, या उनकी प्रोटेक्शन में जाने का मकसद यह है कि अब सारी चीजें उन्होंने मैनेज करनी है, इनको प्रॉपर तरीके से लेके जाने, क्योंकि अब उन्होंने साहब आज मशवरा दिया गया था वज़ीर आज़म साहब को, उन्हें कहा गया कि आप चढ़ाई करवा दें सिंध हाउस के ऊपर। ठीक, फिर दूसरा मशवरा ये दिया गया कि आप गवर्नर राज नाफज कर दें। देखें, इस तरह की सूरत हाल में कोई पानीपत का मैदान थोड़ी है जो जंग है, जो ख़त्म नहीं होनी है। ये तो एक आइनी कानूनी हक है जो अपोजिशन इस्तेमाल कर रही है, और अगर वो अपने बंदे पूरे कर लें तो वो फिर ज़ाहिर है उनका राइट होगा कि वो रिमूव कर दें प्राइम मिनिस्टर को, वो अपना ऑफिस जो है वो छोड़ दें। और अगर नहीं कर पाते तो वज़ीर आज़म इमरान खान ही है, वो और ज्यादा मजबूत होंगे, जिस तरह से फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, जिस तरह से बाकी वज़ीर कह रहे हैं। वोटिंग होनी है, तब तक आपको क्या लगता है कोई ऑप्शन अब इमरान खान के पास रह गई है, या आपको लगता है गेम इज ओवर और अब आगे की बात करें? ऑप्शंस, मैं ये कहता हूँ कि असेंबली हाल के दरवाजे बंद होने तक ऑप्शन मौजूद रहेगा इमरान खान साहब के पास। ऐसा नहीं होता कि ऑप्शंस ना हों, ऑप्शंस अवेलेबल हैं टिल द टाइम के असेंबली के डोर क्लोज हो जाएं, आखिरी बेल बज जाए और गिनती शुरू हो जाए, उसके बाद ऑप्शन खत्म होते हैं। उससे पहले अगर इल्जाम दुरुस्त है, क्योंकि इल्जाम है हुकूमत की तरफ से, तो 70 करोड़ अगर किसी ने लिया वो क्या वापस करेगा या हुकूमत से पकड़ेगा? नहीं, ये देखिए गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट वो आखिर 70 करोड़ अगर किसी ने लिया है, 50 करोड़ लिया है, 50 करोड़ 5-5 हज़ार वाले भी नोट होंगे तो वो 2-3 बोरियां तो बन जाएंगी उसकी। हाँ, सही है, तो वो कहाँ पे लेके फिर रहा है? अब मुझे एक बात है कि फवाद चौधरी तो कह रहे हैं कि जी नोटों के बक्से सिंध हाउस में जा रहे हैं, और यार कोई इतनी लुट तो नहीं पड़ी, कोई इतने बेवकूफ तो नहीं है कि वहाँ पे जाके नोटों के बक्से उनके सामने रख देंगे और बांटेंगे। इस तरह से नहीं होता। सर, पहले फुटेजेस आई थी जब मेरा ख्याल है ये इलेक्शन था
यूसुफ ज़गलानी साहब का, वो भी पूरे प्राइवेट जगह सामने पे रखे हुए थे। प्राइवेट घर में वो पैसे दिए जा रहे थे। इस तरह से नहीं होता, ये इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सारे एमएनए, राजा रियाज जो है, आप ये कहें कि अचानक उसको पैसे दिए और वो इधर उधर चला गया। पिछले 1.5 साल से वो इमरान खान के खिलाफ हुआ हुआ है, नूर आलम पिछले 1.5 साल से खिलाफ हुआ हुआ है। जितने भी सारे लोग हैं उनकी मेजोरिटी देखिए, उनके सबके अपने गिले हैं, शिकवे हैं। किसी का चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास है कि जी मैं 1.5 साल से मैं मिल नहीं सका, 1 रुपये का मुझे डेवलपमेंट का फंड नहीं दिया गया। तो जब आप गवर्नमेंट में होते हैं, आपके 100 काम होते हैं, लोग आपके पास आते हैं, आपने चीफ मिनिस्टर के पास जाना है, आपने चीफ सेक्रेटरी के पास जाना है, आपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है। और अगर ये लोग मिले ही ना, मतलब पंजाब में अगर सबसे ज्यादा नाराज अरकान है, पंजाब में सबसे ज्यादा अगर फॉरवर्ड ब्लॉक्स है, तो क्यों है भाई? उस्मान बुज़दार ने 100 अरब रुपए का डेवलपमेंट का फंड अपने हल्के में लगा दिया, और जो भी एमपी एमएनए आता है, जो भी मिनिस्टर आता है, उसको कह देता है जी पैसे है ही नहीं है। तो जब पैसे है ही नहीं और सारे देख रहे हैं कि 100 अरब रुपए के डेवलपमेंट के फंड सिर्फ डीजी खान में लग गए, 100 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड सिर्फ मियां वाली में लग गए, तो गुस्सा तो आएगा। फिर दूसरी बात ये है कि लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग है, यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग जो है उस पर ये भी इल्जाम लगते रहे कि पैसे दे देंगे तो कर रहा है, लेकिन हमारी बात नहीं मान रहा। कोई एमपीए मैंने आ जाए, उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। तो सभी ग्रीवांसीज है, लेकिन उन्होंने इस्तीफे क्यों नहीं दिए? वो गए क्यों नहीं? में जाना है आज जब तक उनके, मैं समा साहब, मैं खुद सेक्रेटरीट जाता रहा हूँ, सारी ब्यूरोक्रेसी में बैठता रहा हूँ, वहां पर ये बातें होती थी। पीटीआई के मिनिस्टर्स मुझे कहते थे कि जनाब इस ब्यूरोक्रेसी से काम करवाना है, पाकिस्तान में क्यों होता है? नून लीग का एमपीए आ जाए तो काम करवाना सबसे आसान है। अगर आप ये कह दे किसी सेक्रेटरी को, किसी डीआईजी को, जी मैं पीटीआई का मिनिस्टर हूं, तो आपका काम कभी नहीं होगा। मैं आपको कहता हूं कि कई मिनिस्टर ये बैठ के बातें करते थे कि जनाब पीटीआई ब्यूरोक्रेसी जो है वो आज हमजा शहबाज का फोन आ जाए, राना सना का फोन आ जाए, 2 मिनट में काम हो जाता है। पीटीआई का काम नहीं होता। तो सर उस्मान बुज़दार साहब ने सारे ब्यूरोक्रेट्स लगाई ऐसे थे। अच्छा, चुन के वो अच्छा सर, एक और चीज जो अहम पोस्टों पे लगाए, वो सारे जो थे। जरदारी साहब ने जो खत लिखा है कि जी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर आप पार्टी के मुताबिक वोट नहीं देते, आते नहीं है वोट डालने, पीपल्स पार्टी के लोग, अगर कोई बंदा ना आए, जिस तरह हुकूमत कह रही है कि जी अपोजिशन के 17-18 लोग हमारे साथ हैं, शिबली फराज साहब का बयान चल रहा था, उनके खिलाफ वो कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। तो जो दूसरी पार्टी तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके लिए प्रोटेक्शन है, ये क्या चक्कर है? ये सियासत है, यही चलता है ना। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन तो कोई भी नहीं है, ना उनको है ना इनको है। वो तो एक ना उनको प्रोटेक्शन है ना इनको प्रोटेक्शन है। नहीं, इनको सर प्रोटेक्शन से भी मुराद है सिंध हाउस में, वो कह रहे हैं हमने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है क्योंकि इनको खतरा है, और उनको वो प्रोटेक्ट दे रहे हैं, उनको फुल सपोर्ट दे रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी के अगर लोग जो है वो मुनरिफ होते हैं, तो फिर गवर्नमेंट का काम है उनको सपोर्ट करना, उनको भी प्रोटेक्शन देना, उनको फिर पंजाब हाउस में रखना। तो गवर्नमेंट सामने लेके आए, ये तो सामने आ गए हैं, गवर्नमेंट भी सामने ले आए कि जनाब ये बंदे हैं, ये हमारे पास हैं, ये हमारे पास बैठे हुए हैं, तो ये वोट डालने नहीं जाएंगे। अगर गवर्नमेंट 10-12 नाम ले आती है फिर पार्टी के, तो सर इतमाद की तहरीक तो ठुस हो गई ना। ये जो सामने इतना बड़ा आज एक चीज खड़ी हो गई है, तो ये फारिग हो गई। तो ये जरदारी साहब ने गवर्नमेंट अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दे। गुलाम साहब, आपके ख्याल में जरदारी साहब ने खत क्यों लिखा अपने लोगों को? उनको यकीन नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? ये देखिए, जमहूरी तौर पे ये खान साहब ने भी सब लोगों को कहा, इनके मिनिस्टर्स ने भी कहा, और आपको तो इतनी खबरें हैं आपके पास भी कि कितने कितने इजलास होते रहे कि हम पहले ही इनको डिस्क्वालीफाई कर दें इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे। फिर वो लेजिस्लेटिव ब्रांच से रब्ता किया गया, उनसे पूछा गया, स्पीकर साहब भागदौड़ करते रहे, सारे ऑप्शंस के बाद कोई चीज़ नहीं इनके पास बची थी। तो उन्होंने अपने तमाम सियासी पार्टियाँ ये हक रखती हैं, खान साहब भी अपने तमाम अरकान को खत लिख सकते हैं कि वो बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सर आगे क्या देख रहे हैं? जरदारी साहब ने लिखा। गुलाम साहब आगे क्या देख रहे हैं? आपको क्या लगता है? अभी आप कह रहे हैं कि आखिरी दिन तक नहीं पता चले, फर्ज कर लेते, लेकिन अब ज़्यादा चूँकि इस बारे में डिस्कशन हो रही है, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे तो फिर आगे क्या है? शहबाज शरीफ साहब का नाम पहले फाइनल हो चुका है, अब आगे इसी साल में इलेक्शन है। अच्छा, वो कामयाब हो, तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो या ना हो, और मोस्ट प्रोबेबली कामयाब हो जाएगी, तो उसके बाद इसी साल में इलेक्शंस हैं, और ये आप देखेंगे कि 2022 के बीच में ही इलेक्शन हो जाएंगे। और इसी के ऊपर सारी सियासी जमातें भी मुत्तफिक हैं। जो अभी तक की बातचीत इनकी हुई है उसमें यही चीज़ है कि इसी साल 2022 के सितंबर-अक्टूबर के बाद जो है, अक्टूबर में तकरीबन कि वो इंतखाबात जो हैं वो करवा दिए जाएँ, और नया मैंडेट जो है जो पार्टी लेके आए वो अपनी हुकूमत बनाए। सही। और नेशनल गवर्नमेंट का आपको कोई चांस नज़र नहीं आ रहा? नेशनल गवर्नमेंट अगर बनानी होगी तो फिर तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे। ये तो जो शहबाज शरीफ साहब का बयान है उसको तो कोई अहमियत नहीं है उसकी, इस लिहाज से कि पीटीआई को
बाहर निकाल के आप नेशनल कंसेंसस की गवर्नमेंट बना दें। पीटीआई अब पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है और पॉलिटिकल एफिलिएशंस रखती है। अब उसने अपनी खासी जड़ें भी मजबूत कर ली हैं मुख्तलिफ सूबों में। तो और एक जगह एक सूबे में हुकूमत है, मरकज़ में हुकूमत है, ठीक है, लोगों ने वोट डाले हैं उनको, खान साहब की फॉलोइंग है। तो इन सारी चीज़ों को आप किसी तरह से भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अब जब भी कहीं नेशनल डायलॉग होगा, जब भी कभी कोई पॉलिसी बनेगी नेशनली, तो वो उसमें खान साहब का आउटपुट भी होगा, खान साहब के लोग भी शामिल होंगे और तहरीक जो है तहरीक इंसाफ वो भी पूरी तरह से अपनी हिस्सा डालती रहेगी। गुलाम साहब, आपको लगता है कि 2022 इलेक्शन का ईयर है, लेकिन उसके लिए क्या मतलब सिंध में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है वो मानेगी, केपी में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है वो मानेगी? इसी हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। अब पता चला। गुलाम रज़ा साहब का ख्याल है कि 2022 ये जो साल है ये इलेक्शन का साल है, जनरल इलेक्शंस का, लेकिन उसमें एक सवाल अब पैदा होता है बाबड़ साहब कि किस तरह से नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे या फिर सूबाई असेंबलियों को भी साथ होंगे, क्योंकि अलग अलग इलेक्शन तो मुमकिन नहीं है। तो क्या पीपल्स पार्टी भी फिर असेंबली डिसॉल्व कर देगी इसी वजह से वक्त से पहले कि जनाब नेशनल असेंबली के हमने जल्दी इलेक्शन करवाने हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो भी उनके पीछे चलेगी, और बलूचिस्तान आवामी पार्टी भी? पंजाब में तो शायद नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, अगर यहाँ पर कामयाब होता तो वहाँ पर भी हो जाएगा। देखिए उसामा साहब, मौलाना फजलुर रहमान तो ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर नो कॉन्फिडेंस की मूव इमरान खान के खिलाफ कामयाब होती है तो उसके बाद KPK की भी बारी आ जाएगी। अच्छा। वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि KPK में भी PTI बिखर जाएगी, उसका इस्तिरादा बिखर जाएगा और बड़े आराम से उसके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो कामयाब हो जाएगी। बात यह है कि ये तो नहीं हो सकता कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट रह जाए और बाकी 3 प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वहाँ पर इलेक्शन की तरफ चली जाएँ। तो जब ये होगा तो सभी में होगा और कंसेंसस के साथ होगा। इमरान खान भी ये चाहेंगे कि जनाब कि वो इलेक्शन में जाएं और फ्रेश मैंडेट लें, लोगों के पास जाएं, और वो भी ये चाहेंगे कि इलेक्शन हो जिस तरह से जो अपोजिशन है वो ये चाह रही है कि चंद एक लेजिस्लेशन हैं वो हम करके तो उसके बाद इलेक्शन में चले जाएँ। मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का राइट जो दिया गया है, इलेक्शन कमीशन की जो रिफॉर्म की गई हैं, नवाज शरीफ के हवाले से जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, नवाज शरीफ के हवाले से जो एक मुद्दत का तयन करना है कि एक बंदा कितने अरसे तक नाअहल रह सकता है, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद जो है वो इलेक्शन में जाया जाए। और यहाँ तो ये भी है कि PMLN के अंदर तो ये भी बात हो रही है कि जो 3-4 महीने मिलने हैं, 3-4 महीने के लिए PMLN इसका कोई बंदा इसको हेड ना करे वो, बल्कि मेरी जो इतलात है नवाज शरीफ ने तो जो मेरी इतलात है वो अख्तर मैंगल को नाम सजेस्ट किया कि जी बलोचिस्तान से अख्तर मैंगल को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। अच्छा। वो हमें एक्सेप्टेबल होगा, कबूल होगा इंटरम पीरियड के लिए। अच्छा। तो अभी चीज़ें चल रही हैं, अपोजिशन जो है इसमें भी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ये जो भी सेटअप बनेगा ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा। ये अल्टीमेटली कुछ एक लेजिस्लेशन करेगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें इलेक्शन की तरफ चलेंगी। ठीक है। अच्छा गुलाम साहब, पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है उसको चंद महीनों की तो कुर्बानी देनी पड़ेगी फिर सारे में अपनी गवर्नमेंट की भी, कि चंद महीने पहले फिर वो इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन ये चंद महीने भी सही तो क्या वो ये बयानियाँ बनाएंगे कि इमरान खान बिल्कुल तबाह कर गया था मईशत को, जो भी हालात थे इंटरनेशनली उसने इतनी तबाही ले आया कि हम हालात नहीं संभाल सके? अगर ये 6 महीने तक कोई बेहतरी तो नहीं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, और जो माशी हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है, तो आपको लगता है कि ओवरऑल ये उसको यानी परसेप्शन को ख़त्म कर सकेंगे अगर इकोनॉमिक हालात इनके कंट्रोल में नहीं आते? क्योंकि मैंने जितने भी दानिश्वरों को जो आपकी तरह समझते हैं सियासत को, उनको पढ़ा है जितना भी इस अरसे में, तो वो यही कह रहे हैं कि ये इनके पास अभी तक कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा 3 से 6 माह का, सिवाय इसके कि इमरान खान को हटाना है, उसके बाद इन्होंने पॉलिसी क्या अख्तियार करनी है, मसलन IMF के हवाले से क्या करना है, खारजा पॉलिसी के हवाले से क्या करना है, दीगर किस तरह से मामला को चलाने हैं, सास प्रोग्राम चलाना है, बंद करना है। ये तो चले बाबर साहब ने सही बात कही है, वो तो साफ ये कह रहे हैं जी ओवरसीज़ को वोटिंग का हक जो है वो वापस लेना है, दीगर कुछ लेजिस्लेशन है, ये प्लान नज़र आ रहा है, बाकी कोई उस तरह का कोई प्लान प्रॉपर है नहीं। तो ये कहीं खुद फंस ना जाए इस सारे मामले में, 6 महीने में ये और इमरान खान को पॉपुलर ना कर जाए। देखिए ये जो वक्त है ना, इस वक्त इन्होंने सोचा ये था कि अगर ज़्यादा देर चलाएं हुकूमत को तो हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो बातें आपने की हैं वो भुगतने पड़ेंगे, अवाम कहेंगे कि आपने क्या किया।
ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट के 2-3 महीने चला के बजट पेश करने के बाद इंटरिम सेटअप बन जाए और जून में और सितंबर अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाए। और दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन ये है कि सूबाई असम्बलियाँ इंटैक्ट रहें और कौमी असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो करवा दिए जाएँ, ये भी ऑप्शन इनके पास मौजूद है। और लेकिन दो बड़ी खबरें इस्लामाबाद में अभी हमारे प्रोग्राम के दरमियान में डेवलपमेंट हुई है जी। एक तो गवर्नर राज के हवाले से बड़ी सवियर मशावरत कर ली गई है और इस हवाले से सिंध में गवर्नर राज लगाने के लिए मशावरत जो मुकम्मल जिसको हम कह सकते हैं वो की गई है। बल्कि कुछ वज़रा ने बड़ा सख्त मशवरा जो है वो भी दे दिया है और कहा है कि गवर्नर राज सिंध में लगाने के अलावा हालात ठीक नहीं हो सकते और इसको फौरी तौर पे गवर्नर राज नाफज कर दिया जाए। और उसके साथ जब गवर्नर राज की अगली स्ट्रेटजी ये की जाए कि गवर्नर राज के नफाज के बाद सिंध हाउस के ऊपर धावा बोला जाए, सिंध हाउस से लोगों को निकाला जाए और उनको फिर अपने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। तो इस दौरान में क्या होगा और कैसी सूरत हाल डेवलप होती है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये अब आने वाले दिन जो हैं वो बताएंगे। लेकिन इस वक्त ये बातें सोची जा रही हैं, बल्कि कुछ अदारों को हदायत भी दी गई हैं कि वो मिनट टू मिनट जो रिपोर्ट है उसके ऊपर नज़र रखें और लम्हा ब लम्हा वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करते रहें कि कब किस तरह से कोई एक्शन जो है वो हुकूमत भी कर सकती है या हुकूमत सिर्फ बैठ के देखना तो नहीं चाहती कि वो सिर्फ बैठ के एक्टिविटीज़ देखती रहे जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ ड्रोन के ज़रिए से देखी थी। तो अब गवर्नमेंट किसी एक्शन की जानिब बढ़ रही है। अब वो खान साहब जो कहते थे कि मुझे 2-4 लोग ही मेरे मुखालफ हों तो मैं तो घर चला जाऊँगा, मैं इनकी तरह ढीठ नहीं हूँ, तो वो पता नहीं अब वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कितना टाइम फर्दर वो रहते हैं। फिर ये कानूनी मशावरत जो की गई, आइनी मशावरत जो की गई, उसमें कहा गया कि इन अरकान को 20-22 अरकान को अभी जो इजलास था कि इन्हें नाहल कराने के लिए रोलिंग दे दी जाए। आपने बड़ी खबर दी है, नाहल कर दिया जाए। बहुत बड़ी खबर दी, आप देखते ही हैं, क्योंकि एक आइनी कानूनी जवाब चाहिए बड़ा स्ट्रॉन्ग कि हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि जी गवर्नर राज लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये अगर होता है, फिर ओआईसी का इजलास होने वाला है, तो इस सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। बहुत सोच समझ कर कोई भी फैसला करना है तो करना होगा हमारे रहनुमाओं को। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।